नमस्ते। आज जिक्र होगा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का जिसको भारत की किताबों के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर जिसको स्थान नहीं दिया गया, यानी जिसके साथ में हमेशा से दोगला व्यवहार किया गया, उस ऐसे महान शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आज करूंगा। एक श्याम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंदर आज मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगा, थोड़ा बहुत लिखूंगा। तारीख है 23 जनवरी 1897। जगह है उड़ीसा का कटक महानदी के किनारे। जानकी नाथ बोस और प्रभावती के घर 9वीं संतान के रूप में एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। यानी मां का नाम प्रभावती, पिता का नाम जानकी नाथ बोस है। पेशे से जानकी नाथ बोस अपने समय के बड़े महान वकील रहे हैं। सरकारी वकील थे, निजी प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा उनको राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजने का काम किया गया था। घर में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। जिस जमाने में लोगों के पास में मूलभूत बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती थी, उस समय सुभाष के पिता जानकी नाथ बोस गाड़ी से चला करते थे। उनके पास अपनी पर्सनल कार हुआ करती थी। जानकी नाथ बोस और प्रभावती ने कुल 14 संतानों को जन्म दिया था, जिनमें 6 बेटियां थी, 8 बेटे थे, और उन्हीं 8 बेटों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। इनके एक भाई थे शरद चंद्र बोस, जो कि सुभाष को सबसे ज्यादा प्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी वो हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई जो है बचपन के अंदर जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए कटक के एक विद्यालय के अंदर उनका एडमिशन करवा दिया जाता है, जहां पर वो एक चीज देखते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के साथ में दोगला सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसी चीज को देख करके सुभाष के मन में क्रांतिकारी की आस्था जागने लगी कि हिंदुस्तान को कैसे इन अंग्रेजों से मुक्त करवाना है। वो चीज स्कूल लेवल के ऊपर उनको देखने को मिली थी। मात्र जब सुभाष बाबू की उम्र 15 साल की थी, तो 15 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने उस महान संत स्वामी विवेकानंद, जिसने 1893 के अंदर शिकागो के अंदर जाकर के शून्य के ऊपर लगभग 2 से 2.5 घंटे भाषण दिया था, उसी स्वामी विवेकानंद के ऊपर जितनी भी किताबें नेताजी को मिली, वो सारी की सारी किताबें मात्र 15 साल की उम्र में पढ़ने का काम किया। और उनके मानस के ऊपर, उनके पटल के ऊपर, उनके चित्त के अंदर ऐसी गहरी छाप छोड़ने का काम किया स्वामी विवेकानंद ने। बीए करने के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। आप सभी को पता है कि वहां पर एक घटना घटती है। एक लेक्चरर था वहां पर, प्रोफेसर था, जो भारतीयों के साथ में सौतेला व्यवहार करता था, उसको थप्पड़ जड़ दिया था सुभाष बाबू ने। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। रास्ते में जब वो कोलकाता कॉलेज से निकल करके अपने घर आते हैं, तो जाते जाते सोचते हैं कि अब मेरे करियर का क्या होगा। उसके बाद में उनको एक चर्च कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, और उसके बाद जो बीए जो है वो बीए अपनी कंप्लीट करने का काम करते हैं। अब हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बने। उनके पिता जानकी नाथ बोस और उनके भाई शरद चंद्र बोस ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा जो है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो वो सबसे टॉप हुआ करती थी, वो क्लियर करे। लेकिन सुभाष बाबू नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी की जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम सुभाष चंद्र बोस के प्यार एमिली सेंकल के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्या नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैसे नेहरू ने उनको, गांधी ने कैसे साइडलाइन लगाने का काम किया था, उन तमाम विषयों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बड़े खुलकर, दिल खोल करके आज आपके सामने चर्चा करूंगा। तो पिता और भाई के कहने से वो इंग्लैंड चले जाते हैं, लंदन शहर के अंदर। किस चीज के लिए? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए। अब 1919 की बात है, 1920 के अंदर सिविल सर्विसेज का पेपर होना है, और मात्र 1 साल से कम वक्त बचा उनको किसी अच्छी एकेडमी, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन भी नहीं मिला कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और 1920 के अंदर जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होनी है उसको दे सके। लेकिन जैसे तैसे करके काम चला, उस संस्थान के अंदर उनको एडमिशन मिल जाता है। जैसे सुभाष बाबू लंदन के अंदर रहते हैं, तो वहां लंदन के अंदर क्या करते हैं, उनके काले रंग के ब्लैक शूज पहना करते थे, काले रंग के जूते वो पहना करते थे। आगे बढ़ते तो देखते हैं कि एक अंग्रेज जो था वो जूते पॉलिश करने का काम करता है। सुभाष बाबू ने अपना पांव आगे बढ़ाया और पांव आगे बढ़ा करके जूता पॉलिश करवाया, पैसे दिए और आगे चले। कुछ दूरी पर गए तो देखा कि एक और अंग्रेज जो था वो जूता पॉलिश करने का काम करता है। दोबारा से फिर पॉलिश हुए जूतों के ऊपर फिर पॉलिश करवाते हैं, और इसी तरह से लंदन शहर के अंदर घूम करके 8-10 जूते पॉलिश करवाने का काम कर लिया। उनके साथी जो उनके हमेशा साथ रहते थे, उन्होंने पूछा, सुभाष तुम पागल हो गए हो? क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? बार बार क्यों जूतों को पॉलिश करवा रहे हो? तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि
हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो और जब अंग्रेज मेरे जूते पकड़ करके उनको पॉलिश करते हैं तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। 22 अप्रैल 1921, इससे पहले रिजल्ट आता है इंडियन सिविल सर्विस का, और जब इंडियन सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है तो सुभाष बाबू लिस्ट में जब नाम देखते हैं तो चौथे नंबर के ऊपर उनका नाम था, यानी 4th रैंक हासिल किया था। जैसे आज कोई यूपीएससी के अंदर चौथा रैंक ले आए। आज हालांकि तैयारी करने के बहुत सारे साधन है, बहुत सारे ऐप है, बहुत सारी किताबें, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उस जमाने में अंग्रेजी भाषा के अंदर पेपर होता था और पेपर इस तरह से सेट किया जाता था कि कोई भी भारतीय उसको पास ना कर सके। टोटली अंग्रेजी माध्यम में पेपर होता था। चौथे नंबर के ऊपर सुभाष बाबू इंडियन सिविल सर्विस के अंदर रहे। अब उनकी जो इच्छा थी वो नौकरी करने की नहीं थी, अंग्रेजों का गुलाम बनने की उनकी इच्छा कतई नहीं रही थी। मन में एक विचार आता है कि मैंने पिता और भाई का सपना पूरा कर दिया, अब मैं अपनी बचे हुई जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ देश सेवा के अंदर लगाना चाहूंगा। मात्र 24 साल उम्र उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। 22 अप्रैल 1921 को एक पत्र भेजते हैं, लगभग 15 पेज का पत्र अपनी मां प्रभावती के नाम भेजते हैं और अपनी मां प्रभावती को अपने निर्णय से अवगत करवाते हैं कि मैं इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे करके देश सेवा करना चाहता हूं। आमतौर पर हमारे नॉर्मल परिवारों में एक चीज होती है, जब हमें कोई बात मनवानी होती है तो सबसे पहले हम लोग माँ को जाकर बोलते हैं और माँ फिर पिता को बोलती है, भाई को बोलती है, सबको माँ ही सेट कर लेती है। प्रभावती ने जानकीनाथ बोस से कहा कि बेटे की इच्छा है, आपकी इच्छा बेटे ने पूरी कर दी है, बाप उनकी इच्छा को पूरा करने का काम करिए। उस 15 पेज को पन्नों को अगर मैं यहाँ पढ़कर सुनाऊं तो बहुत काफी समय लग जाएगा, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। और वो तारीख आ जाती है 22 अप्रैल 1921 को। भारत के तत्कालीन सचिव मॉन्टेग्यू को एक पत्र लिखते हैं, पत्र के अंदर रिजाइन देने का काम करते हैं, क्योंकि वो कभी भी गुलामी नहीं चाहते थे। भारत आ जाते हैं इस्तीफा दे करके, और जब भारत आते हैं तो वो भाषण ऐसा दिया करते थे कि गजब का भाषण देते थे, क्योंकि उनके भाषण को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसी वाक्पटुता के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। जब भारत आए तो महात्मा गांधी से उनकी मणि भवन के अंदर मुलाकात होती है। तब महात्मा गांधी उनको कहते हैं कि आप कोलकाता जाइए, क्योंकि जिस अविभाजित बंगाल के अंदर उनका जन्म हुआ था, उड़ीसा आज का बिहार और बंगाल जो है वो सब मिलाकर के बंगाल हुआ करता था, कि आप कोलकाता जाइए, कोलकाता जाकर के अपनी जो है बात रखिए, आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करिए। और कोलकाता के अंदर वो दास बाबू के साथ में मिलकर काम करते हैं। दास बाबू कोलकाता नगर निगम के महापौर चुने जाते हैं, और उसके बाद सुभाष बाबू को भी नगर निगम के अंदर वो काम पे रख लेते हैं। और धीरे धीरे करके जो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद होते थे उनके परिजनों को कोलकाता नगर निगम के अंदर नौकरी दिलाने का काम सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। बात है 1925 की। 1925 के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम है गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के तत्कालीन एसपी को मारना चाहा, और जब तत्कालीन एसपी को गोपीनाथ साहा ने गोली से उड़ा दिया, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि गोपीनाथ साहा का शव मुझे दिया जाए, और तब अंग्रेजों से उनका शव लेकर के उसका अंतिम संस्कार किया। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का भी हाथ है। तब उन्होंने नेताजी को पकड़ करके म्यांमार की मांडले जेल के अंदर भेज दिया। दोस्तों, ये मांडले जेल इतनी खतरनाक जेल है, यदि कोई भी कैदी लगातार वहां पर 6 या 1 साल, 6 महीने, 1 साल तक रह जाता है तो वहां बिना बीमारी के बच के आना नामुमकिन है उस जेल के अंदर, क्योंकि वहां हालात ऐसे है, खाना ऐसा है, यदि ना खाए तो मर जाए और खाए तो मर जाए। और आपको जानकर विडंबना होगी कि 1925 के अंदर जब वो मांडले जेल के अंदर बंद हैं, 3 लोगों को उन्होंने चुना था। 3 लोगों के अंदर एक तो सबसे पहला नाम अरविंदो घोष का आता है, स्वामी विवेकानंद नाम आता है, और तीसरा नाम चित्तरंजन दास का आता है। 1925 के अंदर मांडले की जेल के अंदर जो मांडले का रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर एक खबर आती है कि चित्तरंजन दास नहीं रहे। यह खबर सुनकर के नेताजी बड़े मायूस होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अग्रिम सितारा उनको छोड़ करके चला गया था। इन्हीं खराब हालातों में खतरनाक जेल मांडले के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को टीबी हो जाती है, और जब लगा कि अब तो टीबी से उभर पाना बड़ा मुश्किल, अंग्रेजों ने सोचा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु यदि जेल के अंदर टीबी के कारण होगी तो हिंदुस्तान के अंदर क्रांति हो जाएगी। तब उन्होंने नेताजी को कहा कि हम आपको इलाज के लिए यूरोप भेज देते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार, मैंने पहले जिक्र किया, बड़ा अमीर खानदान से वो संबंध रखते थे। चाहते तो पूरी जिंदगी ऐसो आराम की काट सकते थे, लेकिन कुछ समय लेकर के वो यूरोप चले जाते हैं, और लगभग 1933 से लेकर के 1936 तक वो यूरोप के अंदर इलाज करवाते हैं। उसी दौरान ऑस्ट्रिया के अंदर
मोतीलाल नेहरू की बहू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का कैंसर के कारण निधन हो जाता है। तब नेहरू को सांत्वना देने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। 1934 के अंदर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पता चलता तो वो कोलकाता आते हैं छिप करके, और कोलकाता के अंदर उनको फिर दोबारा से बंदी बना लिया जाता है। फिर इलाज की शर्त के ऊपर दोबारा से फिर वो यूरोप आ जाते हैं। अब बात आती है साल 1934 की। 1934 के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर वो एक अंग्रेजी किताब लिखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी किताब के लिए एक टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। उनके एक मित्र थे, उनके मित्र ने एक महिला से, एक लड़की से मुलाकात करवाई। उस लड़की का नाम है एमिली सेंकल। एमिली सेंकल नेताजी के लिए नोट्स टाइप करते करते, उनकी किताब के लिए नोट्स टाइप करते करते नेताजी के लिए नोट्स टाइप करने लगी, क्योंकि एमिली सेंकल ने नेताजी के दिल के अंदर बड़ी जगह बना ली थी। और धीरे धीरे करके एमिली सेंकल से उनको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताते। छिप छिप करके मिलते हैं एमिली सेंकल से। जरा सोच के देखिए, कहां पर यूरोप है, कहां पर भारत की बंगाल की सभ्यता के अंदर पला बढ़ा एक नौजवान है, कहां जाकर के प्यार हो जाता है। दोबारा से बोस बाबू भारत लौटते हैं। इतना लंबा समय उन्होंने गुजार दिया यूरोप के अंदर, उसके बाद जब भारत लौटते हैं तो उनकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती। एमिली सेंकल को एक बार मैं यही छोड़े देता हूं, दोबारा से फिर उसी एमिली सेंकल के ऊपर हम लोग 1942 के अंदर आएंगे। अभी के लिए मैं आपको ले चलता हूं हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। जी हां, इसी कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन के अंदर आपको ले चलता हूं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 51 बैलों के रथ में सवार करके स्वागत के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाया गया था। और 1938 के इसी कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, जहां पर वो दो काम करते हैं। पहला काम है कि योजना आयोग का गठन करते हैं। वो योजना आयोग नहीं जो आज नीति आयोग बना हुआ है। इस योजना आयोग का गठन नेहरू के नेतृत्व में 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन एक और योजना आयोग था जो 1938 के अंदर बनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक और विभाग बनाते हैं, विज्ञान परिषद की स्थापना करने का काम करते हैं। एक साल जैसे तैसे करके इनका गुजर जाता है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा जो थी एक तरह से क्रांतिकारी विचारधारा थी, क्योंकि और उसी क्रांतिकारी विचारधारा को भांपने का काम महात्मा गांधी काफी पहले कर चुके थे। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, बात है 1928 की। 1928 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं, और उसी की अध्यक्षता के अंदर एक नेहरू रिपोर्ट पेश की जानी है। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि नेहरू रिपोर्ट जब 1928 के अंदर पेश की गई, तो जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो था, इसी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता तो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे मैनेजमेंट का जिम्मा जो था वो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतने आत्मीय तरीके से उस आयोजन को करने का काम किया। और जब सारे के सारे लोग आए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर्मी में जाना चाहते थे, वजह यह रही कि उनकी आंखों के अंदर दिक्कत थी, इसलिए वो आर्मी में नहीं जा पाए। और हमेशा ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर उन्होंने लगभग 124 लोगों की एक टुकड़ी बनाई और उनको खाकी गणवेश पहनाया। और जब खाकी गणवेश उनको पहना दिया और सारे के सारे लोग जब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए अंदर आते, टेंटों के अंदर जाते हैं, तो सबको खाकी गणवेश के अंदर जो है सलामी ठोकने का काम करते हैं खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो एक टेम्परेरी आर्मी उन्होंने बनाई थी। अब जैसे एक एक करके जवाहरलाल नेहरू अंदर चले जाते हैं, मोतीलाल नेहरू अंदर चले जाते हैं, पटारबी सीतारमैया अंदर चले जाते हैं, अब बारी आती है देश का सबसे बड़ा नेता, राष्ट्रपिता जिसको हम कहते हैं, महात्मा गांधी का जिक्र आता है। जब महात्मा गांधी आते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खाकी गणवेश में उनको सलामी देते हैं। बदले में महात्मा गांधी कहते हैं कि बंदरों की फौज खड़ी करने की आवश्यकता क्या थी। तब सुभाष बाबू कहते हैं, महात्मा जी आप देखना, एक दिन इसी फौज के रास्ते से ही हिंदुस्तान को आजाद करवाया जा सकेगा। मैं जिक्र 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की कर रहा था, लेकिन बीच में 1928 में मैं आपको इसलिए ले आया क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इरादों को महात्मा गांधी 1928 के उसी खाकी गणवेश से भांप गए थे कि यह नौजवान सैन्य तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करवाना चाहता है, जबकि महात्मा गांधी तो अहिंसा को मानने वाले थे। इसलिए अब 1939 आ जाता है, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने के ऊपर खड़ी हुई है। इस दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने के ऊपर जब खड़ी है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1939 के अंदर, 52वां अधिवेशन होता है।
और इस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी ये चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो ये चुनाव ना लड़े, क्योंकि महात्मा गांधी शांति के तरीके से देश को आजाद करवाना चाहते थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो सैन्य तरीके से देश को आजाद करवाना चाहते थे। क्योंकि सुभाष बाबू के जो मंसूबे हैं देश को आजाद करवाने का तरीका जो दूसरा है वो 1928 के अंदर भांप चुके थे महात्मा गांधी, इसलिए चुनाव लड़वाने से मना कर दिया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि महात्मा जी चुनाव तो मैं लड़ूंगा। चुनाव होता है और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसका नाम है पटारबी सीतारमैया। गांधी ने कह दिया था कि सुभाष चंद्र बोस याद रखना, यदि पटारबी सीतारमैया हार गया तो यह हार गांधी की हार होगी। चुनाव होता, चुनाव के बाद में नतीजे आते हैं। पटारबी सीतारमैया के पक्ष में 1377 वोट पड़ते हैं, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1580 मत उनको प्राप्त होते हैं। लगभग 203 वोटों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। कांग्रेस की जो जनरल बॉडी होती थी उसके टोटल 14 सदस्य होते थे, वो सारे के सारे अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करते थे। 15वां खुद अध्यक्ष होता था। महात्मा गांधी के एक इशारे के ऊपर 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के साथ में काम करने के लिए केवल और केवल 2 ही व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उनके भाई शरद चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ हो जाते हैं, वो ना तो इस्तीफा देते ना ही उनके साथ काम करने के लिए हामी भरते हैं। सिर्फ उनके भाई शरद चंद्र बोस ही बचे थे। अब ऐसे में क्या करते? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर यह है, दोनों का टारगेट एक ही है। महात्मा गांधी भी हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं। गांधी अहिंसा के बल पर चाहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी को कहते हैं कि अब 1939 आ चुका, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, अब आपके अहिंसा के मार्ग को कोई मानने वाला नहीं है। दोनों का लक्ष्य बड़ा पवित्र है। सुभाष बाबू कहते हैं कि लक्ष्य मेरा पवित्र लक्ष्य देश की आजादी है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से देश को आजादी मुझे चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए दोनों के रिश्ते जो हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जब सुभाष बाबू को काम नहीं करने दिया जाता है, कोई उनके पास चारा नहीं है, सीधे तौर पर वो इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से। और उसके बाद में 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का काम करते हैं। धीरे धीरे करके भारत जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि यह सुभाष नाम का युवक चैन से नहीं बैठने देगा, अंग्रेजों ने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घर के अंदर नजरबंद कर दिया। जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को घर में नजरबंद किया हुआ, किसी को सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं बताते। उनका भाई शरद चौथे शरद के बेटे शिशिर बोस को वो कहते हैं कि रात को चलो, और 16 जनवरी 1941 को एक पठान जियाउद्दीन के भेष के अंदर नजरबंद घर से अंग्रेजों की आंख के अंदर चकमा देते हुए सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल पड़ते हैं। और वहां से निकल करके पेशावर पहुंचते हैं। पेशावर से वो काबुल जाते हैं, काबुल से वो मास्को जाते हैं, और मास्को के बाद में जर्मनी की राजधानी बर्लिन वो पहुंच जाते हैं। अब यहां पर बहुत जल्दी ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको यहां पर बर्लिन में पहुंच गया हूं, मैं बर्लिन में लेके चला हूं। मैं आपको पहले हिटलर से मिलवाऊं या फिर आपको एमिली सेंकल से मिलवाऊं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शनों के लिए तड़प रही है। खैर, पहले हिटलर से मिलवाना उचित समझता हूं। हिटलर की एक खास बात थी कि वो कभी भी सीधे डायरेक्ट किसी से नहीं मिलता था, वो अपने हम शकल रखता था। सबसे पहले एक एक करके 6 लोग आए जो हिटलर के हम शकल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बात करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे इशारा कर देते, जाओ हिटलर को भेज दो, जाओ हिटलर को भेज दो। अंत में एक व्यक्ति आता और आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। नेताजी तुरंत खड़े होकर के हाथ आगे बढ़ाते हैं। कहा कि हिटलर कहता है कि मैंने 6 हमशक्लों को भेज दिया, तुमने सबको कैसे पहचान लिया? तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मेरे कंधे के ऊपर हाथ केवल हिटलर ही रख सकता है, वरना किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। हिटलर बड़ा प्रभावित हुआ। कुछ दिन पहले हिटलर ने एक मीन कैफ नाम की अपनी आत्मकथा लिखी थी।
और उस आत्मकथा में उसने भारतीयों के बारे में कुछ गलत सलत कहा था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने से उन्होंने माफी मांगने का काम किया था। हिटलर ने कोई अच्छा आश्वासन नहीं दिया कि मैं भारत के आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ूंगा। धीरे धीरे यह लगा कि अब तो यहां से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले आपको मिलवा देता हूं एमिली सेंकल से। अभी तक शादी नहीं की है दोनों ने। अब एमिली सेंकल जो है, मिलते हैं दोनों के दोनों 1942 के अंदर, और जब 1942 के अंदर मिलते हैं, शादी करते हैं और वियना नामक देश के अंदर एक बेटी को जन्म देती है एमिली, जिस बेटी का नाम अनीता बोस रखा जाता है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज भी अनीता बोस जिंदा है। सिंगापुर के अंदर 1943 के अंदर आजाद हिंद सेना का गठन हो जाता है। पुत्री के जन्म के बाद अपने प्यार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं सिंगापुर के वियना के अंदर छोड़ देते हैं और देश की आज़ादी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को और अपनी इतनी मासूम सी पत्नी को छोड़ करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए निकल पड़ते हैं। जब मैं नेताजी के बारे में पढ़ता हूं तो पढ़ करके आंसू से आंसू छलकना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के निजी रेडियो स्टेशन से उन्होंने भाषण दिया था और महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आज़ादी का आखिरी युद्ध अब शुरू होने वाला है और अब भी अहिंसा का मार्ग छोड़ करके हमारे साथ में आ जाइए। युद्ध के बिना हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। और तब उन्होंने महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजने का काम किया था। उनके भाई शरद चंद्र बार बार कहा करते थे सुभाष से कि सुभाष, इस महात्मा गांधी ने तुम्हें क्या दिया है? 1939 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तुमको हटवा दिया, कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके बाद भी तुमने इस शख्स को राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा। मैंने राष्ट्र के पुत्र सुने हैं, राष्ट्र के सपूत सुने हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि संभवतः भारत दुनिया का इकलौता देश होगा जहां का राष्ट्र का पिता है। राष्ट्र का पुत्र हो सकता है लेकिन राष्ट्र का पिता शायद और शायद हिंदुस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू के साथ में आने से मना कर दिया। बात है 18 अगस्त 1945। एक बम वर्षक विमान से वो मंचूरिया जा रहे थे और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके बाद नेताजी लापता हो जाते हैं। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो स्टेशन एक खबर देता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में नहीं रहे। और इस खबर को उनकी पत्नी एमिली सेंकल सुन रही है। एक तरफ वो बिल्कुल टकटकी लगाकर रेडियो से सुन रही कि शायद नेताजी के आखिरी 2 शब्द मुझे सुनने को मिल जाए, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि नेताजी इस दुनिया से चले गए। जरा सोच के देखिए, जिस एमिली से इतना बेहद बेहद इतना प्यार करते थे, जिस एमिली सेंकल से बिना बताए उसको अलविदा कह गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। माफी चाहता हूं, ऐसे प्यार को देख करके आंखें नम होना स्वाभाविक है। नमन करता हूं ऐसे महान शख्स को। अब उनकी मृत्यु के बाद बार बार इस चीज का जिक्र होता है कि क्या नेताजी वास्तव में उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारे कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों का भी कोई भी आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका कि नेताजी की मृत्यु हुई थी। हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के फैजाबाद के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा गया, कहा गया था कि यही सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की या तो मृत्यु 18 अगस्त को हुई थी या फिर 1985 के अंदर उसी बाबा के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।
जिस समय देश आजाद होता तो आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू सरकार ने बहुत सारी रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था, उन फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। अब 100 फाइलों को उजागर किया, लेकिन किसी भी फाइल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई भी रहस्य हमें देखने को नहीं मिलता है। आज 23 जनवरी है और नेताजी के जन्मदिन के ऊपर मैं उनको सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।